Today we are discussing our next chapter, chapter number 6, the crisis of democratic order. ठीक है, हम लोगों ने जो मेरी एक पहले वाली वीडियो आई थी उसमें एक इमरजेंसी का जनरल व्यू लिया था कि क्या है इमरजेंसी, कितने टाइप्स की होती है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी जो हमारी लगी थी 25 जून 1975 को. उसके पीछे के सबसे पहले हम इंट्रो में देखेंगे कि व्हाट वर द रीजंस, और हम कह सकते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स इमरजेंसी डिक्लेयर. ठीक है, सो बेसिकली वी हैव बैकग्राउंड्स और रीजन ऑफ द इमरजेंसी. द फर्स्ट रीजन बांग्लादेश क्राइसिस. ये एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था कि इसी के बेसिस पे लगी थी, लेकिन ये बहुत सारे रीजंस थे जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इमरजेंसी की तरफ लेके जा रहे थे. अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी, जब उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दी थी कि देयर आर लॉट ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री. तो सबसे पहली बार जब बांग्लादेश क्राइसिस होता है या फिर बांग्लादेश का वॉर होता है जो 1971 में हमने पिछले वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो जो उन्होंने अपना जो नारा लिया था कि गरीबी हटाओ, है ना, ग्रैंड अलायंस वाली बात हमें याद आती है. तो ग्रैंड अलायंस का स्लोगन था कि इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी का था कि गरीबी हटाओ, जिसके बिहाफ पे उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली थी. लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश वॉर और रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा आ जाते थे, तो वो जो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वाली चीज थी वो नहीं हो पाती है. तो ये एक फेलियर वाली चीज होती जाती है जिससे लोग बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई हो जाते हैं इंदिरा गांधी से. देन हमें पता है कि ड्यूरिंग द वॉर वी साइंड अ ट्रीटी विद रशिया फॉर मिलिट्री एड. तो क्या होता है, उसकी वजह से एज वी ऑल नो कोल्ड वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन. तो क्या होता है कि यूएस जो होता है वो इंडिया के लिए जितने भी एड्स देता था पहले, वो सारे के सारे स्टॉप कर देता है. तो उससे और ज्यादा हमें दिक्कत होती है. देन द नेक्स्ट वन इज ऑयल क्राइसिस इन द इंटरनेशनल मार्केट. यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल क्राइसिस हो रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि हमें अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन का जो रेट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा था. ठीक है, 23 से 30% की इन्फ्लेशन आ चुकी थी. मॉनसून फेलियर 60s के डिकेड से हम ये कहते आ रहे हैं कि देयर इज अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून फेलियर हो रहा था, ये भी एक बड़ा ही ये कह सकते हैं कि एक रीजन हो सकता है. देन इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप. जो ये मार्क्सिस्ट ग्रुप वो था जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रख रहा था. ये भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे जो कि कंट्री के अंदर इंटरनली इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी आपको. देन वी हैव द टू ब्रॉड मूवमेंट्स, गुजरात मूवमेंट्स जो कि जैन 1974 में होते हैं. इट बेसिकली लेड बाय द स्टूडेंट्स. ठीक है, और इसको मोरारजी देसाई जो है वो लीड करते हैं. ठीक है, तो ये हॉस्टल के जितने भी लोग होते हैं दे डू मूवमेंट्स, बिकॉज हॉस्टल में क्या है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन जो हॉस्टल्स के जो प्राइसेस थे वो राइज हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द मूवमेंट्स. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहार मूवमेंट, ठीक है, विच इज लेड बाय द जयप्रकाश नारायण, जो कि काफी ज्यादा फेमस होते हैं इस इमरजेंसी के दौर में. तो दिस मूवमेंट इज लेड बाय द जयप्रकाश नारायण, दिस मोरारजी देसाई. ठीक है, हम लिख सकते हैं. और व्हाट वर द रीजंस फॉर द बिहार मूवमेंट, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, तो ये दो मूवमेंट्स तो हमें अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं बुक में भी एज अ हैड, लेकिन ये है जो आपको मिनिमम एक या फिर 2 लाइन में मिलेगी. बट हम इन्हें रीजंस, वी कैन कंसिडर दीज थिंग्स एज अ रीजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था कि देयर इज अ इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री. नेक्स्ट हम फॉरवर्ड मूव करते हैं. रेलवे स्ट्राइक जो कि जॉर्ज के द्वारा लेड की जाती है. ये जितने भी रेलवे स्ट्राइक के वर्कर्स थे वो बोलते हैं वी नीड अ बोनस. ठीक है, बोनस चाहिए, हमारी कुछ कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू द सर्विस कि हमें क्या क्या कुछ मतलब चाहिए. ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था. उसके बाद यहाँ पे ये 1973 जो है, आप अगर अलग से भी देखोगे तो केशव नंदा भारती केस जो कि यहाँ का लैंडमार्क होता है 1973 का. और यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट टाइम होता है when there is a conflict between parliament and judiciary, जो कि कभी होना नहीं चाहिए. ठीक है, ये 3 मेन पिलर्स हैं हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर इंडिया के. अभी क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी से कंफ्लिक्ट करता है कि वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे ये चीज निकल के आती है क्योंकि हमें राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर जो पार्लियामेंट था वो बोलते हैं कि वी नीड टू अमेंड दिस
फंडामेंटल राइट, बट जो जुडिशरी होती है वो मना करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग चलती है, कैन वी अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। इसके ऊपर हम अलग से भी वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे केशव नंदा भारती के केसेस से भी क्या कहते हैं जुडिशरी का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद एक और चीज़ आती है जहाँ पे पता चलता है कि यस, जो पार्लियामेंट है वो कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, ये इंटरफेयर भी कर रहा है जुडिशरी में। आपको पता है कि जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, वो किसी के भी अंडर काम नहीं कर सकती है, कोई भी उसे प्रेशराइज या फिर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हुआ था। यहाँ पे क्या था कि चीफ जस्टिस पोस्ट जो होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट वैकेंट हो गई है, तो यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट चाहिए था चीफ जस्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस जो जज होता है उसके लिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उसे ये पोस्ट मिले। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इंदिरा गांधी ने तीनों के तीनों जजेस को सप्रेस करके, हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज अ पपेट ऑफ द इंदिरा गांधी, ठीक है, इसका मतलब कंसिडरेशन किया और ये जो एएन रे थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हम लोग अगर वैसे भी वीडियोस देखते हैं तो बोला जाता है कि दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज जो इंदिरा गांधी थी उनके हाथ से पावर जाने वाली थी। जब 1971 का जो इलेक्शन होता है, जो रायबरेली से लड़ती हैं, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती हैं, ये जीत तो जाते हैं, लेकिन इनके जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, राज नरेन, बेसिकली वो ये कहते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शंस विन करे हैं और ये एक पिटीशन फाइल करते हैं जिसके तहत 12 जून 1975 को हाई कोर्ट इलाहाबाद का क्या कहते हैं रिजल्ट आउट होता है कि यस, जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और इस इलेक्शन को हम इनवैलिड करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द 6th ईयर, नेक्स्ट टिल 6th ईयर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो उनका नाम था जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, राज नरेन, जो उनके अपोजिट कैंडिडेट थे। सो या वी कैन से दैट दीज आर द मेन रीजन फॉर द इमरजेंसी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द emergency, ठीक है। So we know the reasons, what were the reasons, ठीक है, for the declaration of emergency. After declaring the emergency, अच्छा emergency जब डिक्लेयर होती है तो फिर क्या होता है, ठीक है। emergency डिक्लेयर होने के बाद जो आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो क्या होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाती है। देन देयर इज नो स्टेट्स, ठीक है, देयर इज ओनली अ सेंटर हु विल डोमिनेट और कंट्रोल ऑल द पावर्स, ठीक है। तो वो वाली चीज हो जाती है। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग कि ऑल द राइट्स वर सस्पेंडेड, ये होता है आपका इमरजेंसी में। अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जब इमरजेंसी लग चुकी है 25 जून 1975 को। देन व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये थे, ये जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही थी लाइक योर गुजरात मूवमेंट और बहुत सारी स्ट्राइक्स छोटे छोटे लेवल पे भी हो रही थी, उन सबको बैन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, ऑल अपोजिशन, जितने भी लीडर थे ना, जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और प्रेस सेंसरशिप, ये बहुत बड़ी चीज थी, मतलब प्रेस को इतनी सी भी इजाजत नहीं थी कि वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सके, ठीक है। अगर आप कोई भी मैटर लिख रहे हो ना, आपको पार्लियामेंट या फिर जो इंदिरा गांधी है उनसे क्या करना पड़ेगा, पहले उनको दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आप उस चीज को पब्लिश कर सकते हो। अगर वो चीज अगेंस्ट में होगी तो यू आर नॉट सपोज टू प्रेस दैट, ठीक है। तो ये जो प्रेस सेंसरशिप थी ये हो चुकी थी, ऑल मीडियाज वर बैंड, ठीक है। बैंड मैनी ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी आरएसएस और जमात इस्लामी और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी हम और एनजीओस थे, उनको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव लाइक समथिंग बैड फीलिंग फॉर अ पर्सन कि हाँ ये हमारे कंट्री के लिए थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विदाउट द अरेस्ट वारंट वी कैन अरेस्ट दैट पर्सन, ठीक है। ये आपका होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इतना एक्सटेंसिव, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये हम तब यूज करते हैं लाइक इन द एक्टिविटीज ऑफ द टेररिज्म, ठीक है। जब हमें टेररिस्ट के ऊपर या फिर किसी पर्सन के ऊपर एक हल्का सा भी डाउट होता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कॉमनर्स के ऊपर ये चीज यूज की गई थी। ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ये था कि हमें छोटा सा भी मतलब एक शक हो या ना हो, हम क्या कर रहे थे, उनको जेल में डाल रहे थे। ठीक है। और यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस जो होता है उसकी जो पावर थी वो बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दी गई थी। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि आफ्टर अरेस्टिंग दैट पर्सन आपको क्या करना है, 20 विद इन द 24 आवर उसको या तो आप लॉयर प्रोवाइड कराओ या फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ। तो यहाँ पे वो वाली चीज भी नहीं कराई गई थी। ठीक है। अगर आप एक बार अरेस्ट कर लिए जाते हो उसके बाद आपको कोई भी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ना ही आपको आपके घर वालों से मिलाया जाएगा। ठीक है। इस तरीके का एक हम ये कह सकते हैं बर्ताव हो रहा था लोगों के साथ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। कौन कौन से, 42nd अमेंडमेंट जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। इसके तहत सोवरेन और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, ये तीन चीजें जो थी, ये तीन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किए गए थे प्रीएम्बल में। ठीक है। 39th अमेंडमेंट क्या था, 39th अमेंडमेंट वर बेसिकली मेड बाय द इंदिरा गांधी, ये कहते हुए कि एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पीएम और वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ठीक है। आप उस चीज को चैलेंज, उस उनके इलेक्शंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। और हमारा जो ये 368 जो आर्टिकल था, और हमारा जो ये 368 अमेंडमेंट था कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये इस तरीके से कुछ अमेंडमेंट्स करे थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो वो थे आपके 5 ईयर का जो इलेक्शन का गैप होता है, जो टेन्योर होता है 5 ईयर का, उसको 6 ईयर कर दिया गया था। तो इस तरीके से दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अमेंडमेंट। So now we have to discuss the controversy regarding the emergency. ठीक है। 21 मार्च 1977 में emergency over हो जाती है and जो जनता पार्टी है came into the power and they appoint the शाह कमीशन। ठीक है। एक शाह कमीशन को अपॉइंट करते हैं so that we can नो द रीजंस। ठीक है। द वेरीफाइड रीजन बिहाइंड द इमरजेंसी। ठीक है। तो इसको कौन लीड करते हैं, जेसी शाह, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक है। आफ्टर डेट तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी होती है बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द इमरजेंसी एंड द क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसी। तो सपोर्टर्स क्या कहते हैं, वो रीजंस देते हैं कि कन्फ्रंटेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, यहाँ पे कंफ्लिक्ट था। उन्होंने बोला कि क्या जरूरत थी इमरजेंसी लगाने की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट था। गवर्नमेंट वाज वेरी सिंसियर अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बट दीज अपोजिशंस आर लीडिंग द movements and movements, so it will disturbing the peace of the country, so this is the reason we declare the emergency। first reason ये था। ठीक है। जेपी calls not to obey the government। जेपी ने जब एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं स्ट्राइक की थी। ठीक है। और वो कहाँ तक आए थे, प्रगति मैदान तक आए थे और उन्होंने ये कहा था कि नॉट टू ओबे द गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला कि जो जयप्रकाश नारायण थे ये इंडिया की गवर्नमेंट को खराब कर रहे थे और ये क्या कह रहे थे कि नॉट टू ओबे द, जितनी भी पुलिस थी और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे ही आस्क्ड नॉट टू ओबे द गवर्नमेंट, जो कि अच्छी बात नहीं थी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी अनस्टेबल हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या एक और रीजन दिया सपोर्टर्स ऑफ द इमरजेंसी में, नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेमोक्रेसी। ठीक है। जो हमारा नेशन है वो डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा ऊपर है और हमें उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारा नेशन ही तो डेमोक्रेसी से, तो अगर हम डेमोक्रेसी को खराब कर देंगे तो हम नेशन को कैसे बचाएंगे। ठीक है। एंड डेंजर टू कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी था, अदरवाइज जो यूनिटी ऑफ द कंट्री है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाती। ठीक है। एंड द क्रिटिक्स थे इमरजेंसी के, उन्होंने क्या क्या चीजें बोली, लॉ एंड ऑर्डर वाज टोटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मिस इंदिरा गांधी कह रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, यूनिटी की प्रॉब्लम थी और ये सारी चीजें थी, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और ये छोटी मोटी स्ट्राइक्स तो होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर जस्ट नल एंड वॉइड ऑल द
फंडामेंटल राइट्स और आप अपनी तरीके से सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। इससे ज्यादा गंदा फेज हम लोगों ने देखा था 1962 में, 1965 में, जहां हम एक्सटर्नली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक में थे और इंटरनली भी बहुत ज्यादा थे। तब तो इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर खराब था, ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जेपी मूवमेंट जो था वो वॉयलेटेड मूवमेंट नहीं था, उसमें कोई हिंसक वाली चीजें नहीं हुई थी, ठीक है। एक मूवमेंट था जो कि लोगों के द्वारा किया गया था और उसमें कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया गया था जिससे आप उसको ये बोल सकें कि जो जेपी का मूवमेंट था उससे हमें थ्रेट था, ठीक है। उसके बाद नो थ्रेट टू द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी कंट्री को एक यूनिटी और इंटीग्रिटी की जो मतलब ये दोनों जो कंट्री की हैं वो खराब हो रही थी, ठीक है। The fourth one is that constitutional provisions was made to save Indira, not to the country. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये बोलते हैं कि इमरजेंसी लगा दी गई है तो इमरजेंसी एक नॉर्मल तरीके से भी चल सकती थी। सो व्हाट्स द नीड to just implement or amend the constitution and introducing the new amendments। तो उन्होंने बोला इस चीज की क्या जरूरत थी। so ये जितने भी constitutional provisions हुए थे, it's not for the country, it's for the Indira to save herself, ठीक है। जिस तरीके से आपने 39th अमेंडमेंट में बोला और 368 अमेंडमेंट में बोला और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू वो जो आपने 5 ईयर को 6 ईयर में अमेंड कर दिया, तो ये सारी चीजें ये बताती है कि you are not concerned about a country but you are concerned for yourself। so in this way controversy regarding the emergency। so what were the lessons, ठीक है, we get from the emergency। first, it's totally impossible, ठीक है, कि इंडिया में से डेमोक्रेसी हट जाए और हम अच्छे तरीके से रहें, ठीक है। तो इंडिया के लिए दो जिस्म और जान वाली चीज है कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन द आर्म रिबेलियन। कोई ऐसा अब आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, चलो इमरजेंसी लगा देते हैं, ठीक है। इट कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्म रिबेलियन, ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट को जो भी अगर इमरजेंसी डिक्लेरेशन होगी तो ये सबसे पहले रिटर्न में लेना पड़ेगा कैबिनेट से, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। उससे पहले आप ऐसे नहीं लगा सकते। जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया था, सिर्फ प्रेसिडेंट के दस्तखत करके इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया, तो सुबह 6 बजे कैबिनेट को पता चल रहा है कि हाँ देश में इमरजेंसी लग चुकी है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। उसके बाद इट मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिविल लिबर्टीज। जब हमारा राइट टू लाइफ को डिटेन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि यस, हाउ फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर ऑफ द कांग्रेस एट 1977 इलेक्शंस। और हम ये कह सकते हैं कि वही रीजंस हुए नॉन कांग्रेसिज्म के वॉन का इन द इलेक्शन ऑफ 1977। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी इटसेल्फ, ठीक है। और इमरजेंसी के जो अंदर उस ड्यूरेशन में जो सारी चीजें हुई वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए दर्दनाक थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी वो सरकार से चली गई, ठीक है। क्या था, सप्रेशन ऑफ राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, डिटेंशन किया गया लोगों को, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, ठीक है। और आपका राइट टू लाइफ भी आपसे स्नैच कर लिया गया, बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी और बैन कर दी गई थी। मतलब आपकी पूरी जो सिविल लिबर्टीज थी ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फोर्स स्टरलाइजेशन, ये एक सबसे बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था। फोर्स स्टरलाइजेशन, नसबंदी कर दी गई थी लोगों की, जो कि मतलब अपने आप में ये अलग अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्कंटेंट, 1971 में स्लोगन क्या था इंदिरा गांधी का, गरीबी हटाओ। यहाँ तो गरीबी ही गरीबी है, तो फिर ये भी चीज थी कि यू आर नॉट फुलफिलिंग योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और उसके बाद लैक्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेंटर जो ब्यूरोक्रेट्स और सेंटर के बीच में भी जो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी वो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली थी। उसके बाद एक और चीज थी मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ फोर्स स्टरलाइजेशन, मुस्लिम्स और डिमोलिशन ऑफ द स्लम, ठीक है। जितने भी स्लम एरिया थे संजीव गांधी ने सारे के सारे स्लम एरियाज को डिमोलिश कर दिया था, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो these are the reasons for the failure of Congress. So now the last topic, legacy of the emergency। ये मतलब इमरजेंसी में विरासत में हमें क्या मिला, नॉन कांग्रेसिज्म,
ठीक है। हमने तो वही देखा था कि 1967 में नॉन कांग्रेसिज्म करके एक वर्ड यूज किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑल द अपोजिशन लीडर्स वर टेकन बिहाइंड द बार्स, ठीक है, तो वो जब साथ में थे तो उनकी जो ऑलमोस्ट जो सफरिंग थी वो सेम थी, उस सफरिंग ने इन लोगों को साथ ले आया और क्या बन गई वो नॉन कांग्रेसिज्म, जो कि आपकी जनता पार्टी के रूप में 1977 में जीती जाती है। प्रो पुअर प्रोग्राम्स, हमें पता है कि 1971 से 10 पॉइंट प्रोग्राम जो आए थे वहां से इंदिरा गांधी ने एक मतलब एक दिशा दी थी कि अभी हम लोगों को क्या करना है, पुअर और माइनॉरिटीज को देखना है। तो वही चीज यहाँ पे रही, जनता पार्टी ने भी इसी चीज को आगे रखा और पुअर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेंड ऑफ टू पार्टी, सो वी कैन से वन पार्टी सिस्टम जो था, जो कि कांग्रेस 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 था, वो यहाँ पे एंड होता दिखा। सो टू पार्टी सिस्टम में हमें एक कांग्रेस और नॉन कांग्रेस भी मिल चुकी है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड कास्ट, यहाँ से वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट भी स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्थ में जो लोग इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा नाराज थे बिकॉज ऑफ द फोर्स स्टेलाइजेशन, उन्होंने किसको सपोर्ट किया, जनता पार्टी को सपोर्ट किया। और फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से वेलफेयर इन बैकवर्ड कास्ट का स्टार्ट हो जाता है। रिस्टोरिंग जुडिशरीज इंडिपेंडेंस, जो कि जुडिशरी को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो सबसे पहले ये चीज थी कि हम जुडिशरी को किस तरीके से रिस्टोर करें, तो यहाँ पे जुडिशरी को रिस्टोर किया गया। रोल ऑफ मास प्रोटेस्ट, हमें यहाँ से ये समझ में आया कि हाँ, हम जब मास प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट वो जो मास प्रोटेस्ट होना चाहिए वो किसी वॉलेंट वे में नहीं होना चाहिए, नॉन वॉलेंट वे में होना चाहिए, चीजें सक्सेसफुल होती हैं। सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।